आलोक वत्स, अब यहाँ पर ये मोहन भागवत का एक तारीख से यूपी दौरा है और माना जा रहा है कि वो अयोध्या भी पहुंचेंगे। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस दौरे को आप कितना खास मानते हैं और बीजेपी के लिए कितना खास मानते हैं? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा होगा जी, और बीजेपी के लिए काफी अहमियत रखेगा। जो दिशा निर्देश उनके नेतृत्व में, उनके एक्सपीरियंस से जो मिलेगा हमें, वो हमारे लिए संबल होगा। वो हमें आगामी हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा कि आगे हम उसके ऊपर काम करके अपने मिशन को और लक्ष्य को अचीव करने में कामयाब होंगे। वो विभिन्न जगहों का दौरा करेंगे, विभिन्न स्तर के लोगों से मिलेंगे और सबको अपना मार्गदर्शन देंगे, जिस पर हमें आगे कवायद करने की जरूरत रहेगी। और ये बहुत नितांत आवश्यक है, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव के बाद जिस तरीके का दिशा निर्देश वहां से आ रहा था, उससे ग्रास रूट लेवल से लेके और उससे ऊपर के नेताओं को तरजीह देने की जरूरत थी, महसूस हो रही है और उस कवायद को हम करेंगे। ठीक है, तो यानी ये मानकर चला जाए कि आने वाले वक्त में बीजेपी में कुछ बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है और ऐसे में अगर सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर अगर चीजों को परखा जाएगा तो कुछ बदलाव भी हम माने हो सकता है। हाँ, उसको आप बदलाव कह सकते हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल के नेताओं को और निचले स्तर के नेताओं को आगे की पंक्ति में खड़ा करने की कवायद तो जरूर होगी। अब सिर्फ ऊपर से नेता लाद के चुनाव जीतने वाली रणनीति को बदलना होगा। ठीक है, अब ऐसे में आरएसएस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, दोनों पर विपक्षी पार्टियां भी बहुत ज्यादा निशाना साधती हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि अब मोहन भागवत जब अयोध्या भी पहुंचेंगे, लखनऊ भी पहुंचेंगे, तो विपक्ष की ओर से भी इस पर तमाम सवाल दागे जाएंगे? देखिए, विपक्ष, ये सारे जुगनुओं ने मिलकर तय कर लिया है कि सूरज को हटाना है। ये बेमेल बात हो रही है, इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। ये जुड़ने के पहले बिखर गए। और इनकी जो शादी हो रही है, आप तो हिंदू महिला है, शादी में मांग में सिंदूर भरा जाता है तो शादी पुख्ता होती है। ये कनपट्टी में सिंदूर रगड़ के कह रहे हैं कि हम लोग की शादी हो गई है, इसे थोड़ी होता है। आप देख रहे हैं कि अध्यादेश के ऊपर अब एक दूसरे को ये कल एक चैनल पे बैठा था, परसों कांग्रेस वाला कह रहा था कि केजरीवाल चोर है। तो अब बताइए, इस तरीके का जो बातें हैं, ममता जी सीपीएम को एक्सेप्ट करेंगी वेस्ट बंगाल में? इस तरीके के और भी वो 370 की बात कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला के बेटे, कि इस पर अपना ये सारे विपक्ष रुख स्पष्ट करे। तो यहाँ तो मेल फॉर बेमेल, केकड़ा सब जो होता है ना, वो जब एक ऊपर चढ़ता है तो दूसरा उसका टांग पकड़ के नीचे खींच देता है। एक केकड़ों की जमात है। ठीक है सर, और वैसे में ठीक है, अब यहाँ पर ये भी आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि आरएसएस के साथ मिलकर एक एजेंडा सेट किया जा रहा है और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है मूल मुद्दों से। तो इस पर क्या जवाब देंगे आप? देखिए, एक एलपी जो ये लोग बजा रहे हैं ना, आप भी बहुत वो गाना सुनी होंगी, 2 करोड़ नौकरी, नोटबंदी, बेरोजगारी, 15 लाख, ये सब कितना दिन से एलपी बज रहा है, लेकिन जनता समझ रही है वस्तु स्थिति को और दोबारा तिबारा चुनाव जिता रही है हमको। तो जनता बहुत प्रबुद्ध है, इसलिए इस सब चीज का कोई असर नहीं होने वाला है। और आरएसएस हमारा मार्गदर्शक है, इसको मानने में कहीं कोई गुरेज नहीं है। हम उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पर हम आगे बढ़ते हैं, आगे भी बढ़ते रहेंगे। ठीक है सर, आरएसएस संघ विचारक संजीव उलियान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, स्वागत है हिंदी खबर पर आपका। और ऐसे में मोहन भागवत, आप देखिए 1 जुलाई से उनका ये दौरा शुरू हो रहा है, लखनऊ भी जाएंगे, अयोध्या भी जाएंगे। क्या खास माना जाए और इसके बाद क्या बड़े बदलाव की उम्मीदें भी रखी जाए बीजेपी में कि भविष्य में बड़ा बदलाव हो सकता है? पहली बात तो सरसंघ चालक जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक है, हाँ, प्रेसिडेंट है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई सरोकार ना तो पेपर पर है, हाँ, ना डी ज़ीरो ना डी फैक्टो। डी ज़ीरो क्या होता है कि कोई लीगल कोई आइडेंटिटी, कोई उनको कोई पद हो उनके पास बीजेपी का, कुछ नहीं है। हाँ। और डी फैक्टो क्या है? एक्चुअली जो सरसंघ चालक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, वो बीजेपी से उनका कोई सरोकार नहीं है ऑन पेपर। तो आपस में इन दो बातों को जोड़ना मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं रहेगा। हाँ। और जो संगठन
1925 से एग्जिस्ट कर रहा है और लगातार अपने सोशल कामों के जरिए लगभग 33 और अखिल भारतीय 52 अनुसांगिक संगठनों के साथ लगातार 3 दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी उसका छोटा सा पार्ट हो सकता है, 52वां हिस्सा हो सकता है, पर एक वट वृक्ष जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो उनका अपना एक पंचांग है। आप हैरान होंगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो पहली इकाई है, शाखा कहते हैं जिसको, उस शाखा में पूरे वर्ष का पंचांग तैयार होता है। पंचांग मतलब पता है ना आपको क्या होता है? पंचांग मतलब कि कौन सा मुख्य शिक्षक कौन सी शाखा में किस स्थान पर कब जाएगा, जी। शाखा के बाद कहाँ का प्रवास करेगा, और 2 शाखाओं को मिलाकर मंडल कार्यवाह कितनी शाखाओं का प्रवास करेगा, ऐसी सायं का कार्यकर्ता कितनी शाखाओं पर जाएगा, ये पूरे वर्ष का एक पंचांग सबसे इकाई के स्वयंसेवक जिसको मुख्य शिक्षक कहते हैं, गण शिक्षक कहते हैं, उसका तैयार होता है। आप ये सोचिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघ चालक है, प्रेसिडेंट है, उनका तो पंचांग 1 वर्ष पहले तैयार हो जाता है और 1.5 वर्ष पहले तैयार हो जाता है कि उनको 5 दिन के लिए कहाँ जाना है। भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई आपस में सरोकार नहीं होता। बड़ा हास्यास्पद है ये अपने आप में। तो बड़ी क्लैरिटी से आपको समझेंगी, इसीलिए संगठन तो मजबूत है, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में सब कार्य करते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग है, वनवासी कल्याण आश्रम बिल्कुल अलग है, अधिवक्ता परिषद बिल्कुल अलग है। इसी तरह से 52 संगठन अपने अपने इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम करते हैं और अपना इंडिपेंडेंट उनकी फाइनेंशियल जो भी चीजें होती है उनको अपना पूर्ण करते हैं। इसलिए आज तक कोई भी एक भी तरह का ईडी का, किसी भी इनकम टैक्स का कोई भी पेपर आज तक कम्युनिस्टों की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, इतने वर्ष कभी पकड़ पाए क्या? नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंट है और इसी इंडिपेंडेंसी की वजह से ही आज तक संगठन इतनी 3 दूनी रात चौगुनी उन्नति कर पाया। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसको देखा जा रहा है। फिलहाल आलोक वत्स जी और संजीव जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।